द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2025 का यह छठा सीजन, जिसके पहले जो पिछला पांचवा सीजन खेला गया था उसके अंदर अगर आप जाकर के देखेंगे तो आज की जो दोनों टीमें आपस में मैच खेलेंगी, जो कि मैच नंबर 4 होगा इस टूर्नामेंट का, इस सीजन का, वो होगा बर्मिंघम फिनिक्स और ट्रेंट रॉकेट्स का। पिछले सीजन में इनकी परफॉर्मेंस जाकर के देखेंगे तो बर्मिंघम फिनिक्स की टीम ने 8 मुकाबले खेले थे, 6 जीते थे और उसकी बेसिस पर पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर टीम रही थी। हालांकि एलिमिनेटर मैच हार करके ये टीम फाइनल में पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन वहीं पर अगर बात करें ट्रेंट रॉकेट्स की टीम की, तो इनकी परफॉर्मेंस पिछले सीजन में काफी एवरेज थी। 8 मुकाबले खेल करके 4 जीती थी, 4 हारी थी और ना पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर रही थी पूरे 8 टीमों के टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन आज का जो यह मैच होगा इन दोनों टीमों के बीच में, तो क्या पिछले सीजन की ही तरह ट्रेंट रॉकेट्स की टीम फिर से कमजोर पड़ती दिखाई पड़ रही है, या बर्मिंघम फिनिक्स की टीम ही स्ट्रांगली यहां पर इस मैच को जीतती हुई दिखाई पड़ रही है? जिसमें पिच रिपोर्ट का क्या फैक्टर होगा, वेदर का क्या फैक्टर है, और उसमें साथ साथ जो प्लेयर के डेटा होते हैं, और उसको साथ साथ ये भी देखते हुए कि क्या कमजोरियां हैं बैटर्स की, किस तरीके की बॉलिंग के खिलाफ, वो सब कुछ समझते हुए किस तरीके से हमारी स्मॉल लीग की टीम बन सकती है, ग्रैंड लीग के लिए कौन सी जबरदस्त प्लेयर्स होंगी, रोटेट करके उनको कैसे कप्तान है बस कप्तान बनाना है या एज ए प्लेयर लेकर के जाना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लैरिटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। जबकि मैच एजबेस्टन बर्मिंघम के मैदान पर 8 अगस्त को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से खेला जाएगा, वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे, यानी कि एक डे नाइट द 100 मैच का ये कॉन्सेप्ट यहां पर होगा। जहां पर शुरुआत होगी तो दिन होगा, मैच जब खत्म होगा तो फ्लड लाइट्स जल चुकी होंगी। स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग से ही फ्लड लाइट्स यहां पर जलना शुरू होती हैं। और सेकंड इनिंग में जब डे नाइट मैचेस होते हैं इंग्लैंड के अंदर जनरली, तो सेकंड इनिंग में जब फ्लड लाइट जलती है ना, तो गेंद में सीम का मोमेंट काफी बढ़ जाता है। हालांकि अगर आप रिजल्ट्स जाकर के देखें तो यहां पर जो पिछले 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 2025 में चूंकि कोई भी द 100 मैच यहां पर नहीं हुआ है, लेकिन T20 के मैचेस यहां पर 3 खेले गए, जो यहां पर खेले गए थे इसी मैदान पर 2025 के अंदर, जिसमें 20 जून 2025 को एक मैच हुआ था, 9 जुलाई 2025 को एक ये मैच हुआ है, 13 जुलाई 2025 को ये एक मैच हुआ है, जहां पर साफ साफ हमको देखने को मिलेगा कि पिच पहले मैच को अगर आप छोड़ दें, जहां पर पहली इनिंग में वॉर्सेस्टर की टीम 134 रन बना करके ऑल आउट हो गई, जिसमें शुरुआत इनकी पावर प्ले में ही हो गई थी, जहां पर 3 विकेटें गिर गई थी 50 के स्कोर पर, और उसके जवाब में वारविक टीम ने 135 रन बनाए, लेकिन उसकी भी 9 विकेटें गिर गई और उस मैच को किसी तरह से 1 विकेट से जीता। जबकि इनका पावर प्ले बहुत ही कमाल गया था, 58 का स्कोर बन गया था 1 विकेट पर, और उसके बाद लिटरली कोलैप्स हुआ। और यहां पर एक चीज हमको देखने को मिली, स्पिनर्स की बड़ी भूमिका थी, गेंद फंस करके बल्ले पर आ रही थी। और जनरली ये मैदान जो है लाल मिट्टी की पिच देखने को मिलती है, ग्रासलेस पिचेस होती हैं, ब्राउनिश टाइप की घास होती है जो कि पिच को होल्ड करके तो रखती है लेकिन गेंद को भी ग्रिप कराती है। और स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बॉलिंग में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, लेकिन उसी में अगर आप अगले 2 और मैचेस देखें तो ये काफी हाई स्कोरिंग गेम्स थे, जिसमें वेदर का बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि इस मैच के अंदर ओवरकास्ट कंडीशंस थी, लेकिन इन दोनों मैचेस में अच्छे खासा धूप निकला हुआ था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो कुछ इस तरीके का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर पावर प्ले में मदद होगी, बाद में जाकर के गेंद फंसेगी भी। लेकिन अगर पूरी दिन धूप निकली होती है तो इस तरीके का हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा, जहां पर आप देखें तो 240 का स्कोर भी डिफेंड हो गया, 203 का स्कोर भी डिफेंड हो गया, और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ गेंद बल्ले पर फंस करके आ रही थी। तो सेकंड इनिंग में देखेंगे ना तो पेसर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया, क्योंकि हालांकि स्पिनर भी कोई क्वालिटी होगा तो वो भी विकेट लेता दिखाई पड़ेगा। ये चीज हमको 2025 के खेले गए 3 मैचेस से समझ में आती है। पिछले साल जो द 100 के 3 मुकाबले यहाँ पर खेले गए थे, काफी हद तक बारिश से प्रभावित मैचेस यहाँ पर हो रहे थे, और जनरली इस सीजन में अगस्त के महीने में वहां पर आसमान पर बादल होते ही होते हैं, बारिश के भी चांसेस बने रहते हैं। और इसी वजह से मैंने मेंशन किया था कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो ऐसा मैच, वरना इस तरीके का हाई स्कोरिंग गेम भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो पिछले सीजन के आखिरी द 100 के 3 मैचेस हुए थे यहाँ पर, उसमें देखें तो 41 पर 5 का स्कोर बना था, 30 गेंदों का केवल मैच था वो, जिसमें चेज करते हुए बर्मिंघम फिनिक्स की टीम ने 42 रन बना करके 1 विकेट पर मैच को बहुत आसानी से 22वीं गेंद पर ही जीत लिया था। और उसके बाद देखें तो 118 का स्कोर बनाई थी, ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने ऑल आउट हो गई थी, बर्मिंघम फिनिक्स ने उसको चेज करके 6 विकेट से मैच को जीत लिया। पावर प्ले में देखिए पहली इनिंग का पावर प्ले अच्छा नहीं रहा है किसी भी टीम के लिए इन तीनों मैचेस में, जहां पर ये मैच भी देखा तो 83 के स्कोर पर टीम ऑल आउट हो गई, 23 के स्कोर पर 3 विकेटें पहली 30 गेंदों पर ही गिर गई थी जो पावर प्ले होता है। और उसके बाद बर्मिंघम फिनिक्स ने आसानी से स्कोर को चेज करते हुए मैच को जीता। तो अगर आसमान पर बादल होंगे तो स्कोर को चेज करना बेहतर रहेगा, नहीं होंगे तो कोई भी टीम पहले बैटिंग करना भी प्रेफर कर सकती है। बाकी स्पिन को 17 और पेस को आप देख ही सकते हैं, 65 विकेटें मिली हैं पिछले 6 मैचेस में, 34 पहली इनिंग में, 31 सेकंड इनिंग में। तो क्लियर होता है यहीं से कि पेसर्स का ही पूरा गेम बना रहेगा। बैटर्स के लिए मौके तभी होंगे अगर आसमान पर बादल नहीं होता है, धूप निकली होती है। तो क्या ऐसा रहेगा या नहीं, क्या कंडीशन वहां पर बनेगी, वो आपको मैं टॉस के बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर लगभग कंफर्म बता दूंगा। पिच की पिक्चर आएगी तो वो भी शेयर कर दूंगा, वरना उसकी उतनी जरूरत है नहीं। बाकी फाइनल टीम जो बनेगी ना हमारी स्मॉल लीग की, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी क्लिक करिए, लिंक्स को टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल यह है आपके सामने
प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर सबसे पहले तो बर्मिंघम फेनिक्स की टीम का, जिनका पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, जहां पर बेन डकेट है, जोई क्लार्क है, विल स्मिथ है, लियम लिविंगस्टन है, जैकब बीथल है, डैन मॉसली है, बेनी हावेल है। नंबर 7 तक अच्छी खासी बैटिंग, और उसके बाद एडम मिलने हैं, टीम सऊदी है जो कि अभी कोचिंग कर रहे थे इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैचेस में, क्रिस वुड है, ट्रेड बोल्ट है। तो तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप है, भर भर के ऑलराउंडर्स इस टीम के पास हैं, तो टीम तो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है। बाकी बेंच भी देखें तो टॉम हेल्म है, एंड्रियन डोनाल्ड है, लुइस किम्बर है, फ्रेडी मैकेन है, लियम पैटरसन है जो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं। बाकी पावर पे डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, अगर यही प्लेइंग इलेवन निकला तो वो भी आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी नाम आप देख सकते हैं जो पूरे 4-4 ओवर की भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी इन्हीं प्लेयर्स का करियर कैसा रहा है इस तरीके के फॉर्मेट में, जहां पर 100 गेंदों का मैच खेला जाता है द 100 में, करियर स्टैट्स वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें अपने होम ग्राउंड पर खेलते दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर बेन डकेट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपने होम ग्राउंड पर किस तरीके से खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो इनके ऊपर दिमाग लगा कर रखिएगा। 30 मैच में 35 का एवरेज ऑलरेडी यहाँ पर इनका है, लेकिन यहीं पर जोई क्लार्क के 28 में केवल 19 का एवरेज है, जबकि विल स्मिथ का भी बैटिंग एवरेज केवल 22 है। लेकिन वहीं पर लियम लिविंगस्टन के 27 में 743 रन है, 34 का जबरदस्त एवरेज है। तो ये दो प्लेयर तो करियर स्टैट्स देख करके ही क्लियर हो जाते हैं। जेकब बीथल यहाँ पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, बाकी अभी रिसेंटली अपने टेस्ट मैचेस में भी इंडिया के खिलाफ देखा था, बिल्कुल भी इनसे बल्लेबाजी नहीं हो रही थी। हालांकि वो अलग तरीके का फॉर्मेट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इनका बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे होता है ना, इस वजह से। लेकिन एक और चीज है कि जो इनका बैटिंग ऑर्डर है ना, उसमें थोड़े से वल्नरेबिलिटीज हैं, जिसमें जोई क्लार्क हैं, विल स्मिथ हैं, ये स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, अगर चल गए तो ठीक, वरना आपको ये विकेट दे करके जाएंगे, और तब जेकब बीथल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं, इवन डैन मॉसली के आंकड़े भी बहुत ही खराब हैं। लेकिन उसी में बेनी हावेल 29 मैच में 243 रन के साथ साथ 31 विकेटें भी हैं। एडम मिलने के 22 मैच में 34 शानदार विकेटें हैं। टीम सऊदी के 10 मैच में जबरदस्त 17 विकेटें हैं। क्रिस वुड भी 16 मैच में 15 विकेटें यहाँ पर ले चुके हैं, 18 मैच में 21 विकेट यहाँ पर टॉम हेल्म की भी हैं। तो ओवरऑल पूरा जो स्क्वाड है ना, उनके आंकड़े अगर आप करियर के देखें द 100 के, तो कुल मिला जुला करके 7 प्लेयर तो यहीं से हमको क्लैरिटी के साथ, हालांकि उसमें एक बेंच का प्लेयर है टॉम हेल्म, निश्चित तौर पर मिलते हैं। और प्लेइंग 11 जो हमारे हिसाब से बनते दिखाई पड़े, उसमें से 6 प्लेयर तो पक्के तौर पर जो कि हम अपनी टीम में उनको लेकर जा सकते हैं, वो करियर के आंकड़े देख करके हमको पता चलते हैं। लेकिन उसे में जब हम आते हैं रिसेंट फॉर्म देखने कि रिसेंटली कैसे फॉर्म में प्लेयर्स हैं, और उससे भी पहले अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से टॉप सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं फैंटेसी एप्लीकेशंस पर, तो वहां पर आप देखेंगे ना, बेन डकेट लगभग सभी की टीम में है। बेन डकेट के साथ साथ अगर आप देखें तो लिविंगस्टन, जेकब बीथल, एडम मिलने, टीम सऊदी और यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट, ये 6 प्लेयर ऐसे हैं जो कि लगभग सभी की टीम में आपको दिखाई पड़ेंगे। जिसमें जेकब बीथल एक ऐसे नाम है जिनका भी आपने पीछे देखा करियर द 100 फॉर्मेट में बहुत अच्छा नहीं रहा है, और इवन अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म भी देखें ना, तो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। हालांकि उसमें बड़ा रोल इसका भी है कि बैटिंग नीचे आती है, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत ही मिलती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको क्लियर करूँ, क्योंकि इस बैटिंग ऑर्डर में विल स्मिथ और जोई क्लार्क जैसे 2 नाम हैं, और अगर आप इन दोनों में से किसी को पिक कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भरोसा करेंगे कि उन दोनों में से जिसको भी आप पिक कर रहे हैं वो रन बना करके देगा, तब तो जेकब बीथल को लेना बनता नहीं। लेकिन अगर आप इन दोनों को नहीं ले रहे, जबकि इन दोनों का फॉर्म अगर आप देखें ना, तो जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों हार्ड हिटर्स हैं, शॉर्ट खेलेंगे, कंसिस्टेंट आपको कभी रन बना करके नहीं देंगे, तो बेहतर कि सेफ्टी के साथ आप जेकब बीथल के ही साथ जाए, क्योंकि इनके साथ एक प्लस पॉइंट होता है कि बॉलिंग भी करके देंगे, तो यही एक इनका प्लस पॉइंट है। वरना ना तो करियर इनका बेहतर रहा है इस तरीके के फॉर्मेट में, ना तो रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है। और बाकी लिविंगस्टन ये तो आपको बल्ले से रन और बॉलिंग से विकेट निकाल करके देंगे। बेन डकेट रिसेंट टाइम में बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। ये 3 तो हमारे पक्के प्लेयर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों में से कोई एक अगर आप लेकर के जा रहे हैं तो जेकब बीथल को नहीं लेकर के जाना है। हालांकि इन दोनों में से आप किसी को भी लेकर के जाएंगे तो ये मामला थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, लेकिन अगर आप जेकब बीथल के साथ जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह मामला थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, और मैं सेफ्टी ही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको ट्राई करिए। और बाकी डैन मॉसली एक डिफरेंशियल नाम बन सकता है, जो कि अगर आप देखें तो जो कि बैटिंग में काफी नीचे आ रहे हैं रिसेंट टाइम पर, उसके बावजूद अच्छे खासे रन इन्होंने बना रखे हैं, 30 रन, 25 रन, एक हाफ सेंचुरी भी उधर आपको दिखाई पड़ेगी, और बॉलिंग भी ऑफ स्पिन करते दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन ये भी निकल करके आते हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि इनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन भी मिल जाए नंबर 3 पर विल स्मिथ की जगह पर, और अगर ऐसा होता है ना तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सीधे टीम में आप इनको रखिए, इवन जेकब बीथल के साथ भी रखिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इनका बैटिंग ऑर्डर कहां पर होगा। बेनी हावेल इनको किसी ने पिक नहीं किया है, करियर आपने पीछे देखा था बहुत ही बढ़िया रहा है। हालांकि इसमें एक और फैक्टर है, क्योंकि अगर आप देखें एडम मिलने जिनका फॉर्म बहुत अच्छा है, सिलेक्शन भी हाई है, जस्टिफाइड है। टीम सऊदी फॉर्म ठीक ठाक है, सिलेक्शन भी हाई है, ये भी जस्टिफाइड है सिलेक्शन के साथ। ट्रेंट बोल्ट इनका भी फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हाई है, इनका भी सिलेक्शन काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप देखें ना तो ये 6 प्लेयर जो कि सभी की टीम में है, बनता भी इनको लेना, निश्चित तौर पर बड़े बड़े नाम है, अच्छे फॉर्म में लेके जा सकते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंशियल प्लेयर जैसे यहाँ पर डैन मॉसली एक तो आ गए, बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर भी देखना जरूरी है। और उसी में यहाँ पर देखें तो बेनी हावेल बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, जो कि बल्ले से रन और बॉलिंग से विकेट निकाल करके देंगे, जिसमें एक और बड़ा रोल इनकी बैटिंग ऑर्डर का भी
होगा, क्योंकि इनकी जो पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें ना तो जेकब बीथल को छोड़ करके बाकी सारे के सारे हार्ड हिटर्स हैं। तो पूरी उम्मीद है कि पहली इनिंग की अगर बैटिंग आई तो वहां पर बेनी हावेल के चांस पूरे बनेंगे, बॉलिंग तो करके देंगे ही। ये एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन और निकल करके यहां से आ जाते हैं। और उसी में क्रिस वुड के नाम देख लीजिए, जिनको लोगों ने लगभग इग्नोर कर दिया है, बल्कि ये बाकी बॉलर्स के अगर आप कंपेयर करें तो सबसे बेहतरीन फॉर्म में अगर कोई बॉलर इस टीम के अंदर है तो वो क्रिस वुड ही हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि या तो एडम मिलने की जगह पर या तो टीम सऊदी की जगह पर आप क्रिस वुड को ट्राई करिए। इवन स्मॉल लीग में भी वो ज्यादा बेटर और सेफ ऑप्शन रहेगा। उसमें बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी कैसा सामने की टीम के बैटर खेलते हैं उसका भी रोल होगा, वो भी आगे चल करके देखेंगे। बाकी बेंच के जो प्लेयर्स हैं उनके भी नंबर देख लीजिए। इसमें फ्रेडी मैककेन एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर जो कि निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन बनते हैं। बाकी किसी के भी नंबर ऐसे है नहीं कि जिसके दम पर हम अपनी टीम उनको लेके जा सकें, स्मॉल लीग की टीम में खास करके। ग्रैंड लीग में तो आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखने आए तो यहाँ से क्या आपको समझ में आता है कि बेन डकेट सामने वाली टीम के खिलाफ बहुत ही पुअर खेले हैं। 5 मैच में केवल 92 रन है, लेकिन जैसा कि करियर है, जैसा फॉर्म है, उसके बेसिस पर इनको थोड़ा सा अपनी टीम से हटाना वो बहुत ही रिस्की मामला है। हालांकि ये चीज आप अगर आप रिस्क लेना चाहें तो कर सकते हैं, पहली इनिंग की बैटिंग में ड्रॉप कर सकते हैं। जो क्लार्क के आंकड़े आप देख लीजिए एवरेज ही हैं, इवन विल स्मिथ के भी। लेकिन लिविंगस्टन के आंकड़े देख लीजिए, 7 में 240 रन, 60 का एवरेज है, 1 विकेट है। और उसमें जेकब बीथल के आंकड़े देख लीजिए, टीम के खिलाफ काफी ठीक ठाक है बैटिंग में। 2 मैच में 84 रन, ठीक ठाक क्या है, बहुत ही अच्छा है। 2 मैच में 84 रन है, 46 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, तो कमाल के आंकड़े हैं। तो जेकब बीथल को लेकर के तो क्लैरिटी हो चुकी है मेरे हिसाब से कि आप समझ चुके हैं कि इनको ही टीम में लेकर के जाना है। डैन मॉजली का आपको मैं बता चुका हूं कि बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन है, 3 मैच में 4 विकेट इस टीम के खिलाफ ले भी चुके हैं। और उसमें अगर बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आ जाते हैं ना तब तो ये कप्तान है, वो कप्तान के भी एक बड़े अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं बेनी हावेल, 7 मैच में 7 विकेट, ये भी एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ पीछे। तो इनको लेना है कि नहीं लेना है तो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन एडम मिलने के देख लीजिए, 4 मैच में 7 विकेट हैं। टीम सऊदी के 2 मैच में हेड टू हेड में 6 विकेट हैं। टीम सऊदी के साथ दिक्कत यही है कि रिसेंटली बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते दिखाई नहीं पड़े हैं, इस वजह से इनको लेना थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। तो आप चाहे तो इन्हीं की जहां पर क्रिस वुड को लेकर के जाइएगा, जिनके 4 मैच में 3 ही विकेट है। बाकी ट्रेंट बोल्ट इस टीम के खिलाफ खेले हैं नहीं, लेकिन हमारी टीम में आएंगे। तो निश्चित तौर पर 5 प्लेयर तो फिक्स है हमारे, जिसमें इन दोनों में से कोई एक आएगा। इन दोनों में से भी किसी को भी आप डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं बेन डकेट की जगह पर। बाकी टॉप 3 थोड़ा सा रिस्की है, पहले इनिंग की बैटिंग है तो बेन डकेट को आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से चला सकते हैं जो आपको मैंने बताया। बाकी वेन्यू का डेटा देखने आएंगे तो इस मैदान पर बेन डकेट, जिनका होम ग्राउंड है बेसिकली, इस मैदान पर भी 23 मैच में 38 रन के एवरेज से काफी सारे रन बनाए हैं। बाकी जोय क्लार्क 13 मैच में 340 रन है, 30 का एवरेज इनका भी है यहाँ पर। तो ये एक और बढ़िया ऑप्शन निकल कर आते हैं, लेकिन इनको मैं ग्रैंड लीग में ही सजेस्ट करूंगा आपको, स्मॉल लीग में मैं सजेस्ट नहीं करने वाला। इवन यहाँ पर विल स्मिथ को भी तो आप रोटेट कर सकते हैं अलग अलग टीमों में। बाकी बेन डकेट तो एक अच्छे ऑप्शन है ही, लिविंगस्टन भी एक बढ़िया ऑप्शन रहेंगे ही। हालांकि इस मैदान पर इनके आंकड़े बहुत ही पुअर है, लेकिन जेकब बीथल को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि टीम में आप लेकर के जाइए। डैन मॉजली के आंकड़े भी यहाँ पर तो 30 मैच में 36 विकेटें हैं, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग के आंकड़े, ये डिफरेंशियल बने रहेंगे। इवन बेनी हावेल के भी 17 मैच में 19 विकेटें हैं। मिलने यहाँ पर भी शानदार रहे हैं, टीम सऊदी भी यहाँ पर शानदार रहे हैं। इवन क्रिस वुड के भी 13 मैच में 16 विकेटें हैं। बोल्ट तो निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे ही। तो निश्चित तौर पर इस टीम की तरफ से ना इतनी स्ट्रांग है ये बर्मिंघम फिनिक्स की टीम कि 6 प्लेयर तो सभी लोग लेकर के जा रहे हैं, लेकिन डैन मॉजली, बेनी हावेल, क्रिस वुड और साथ ही साथ जो क्लार्क भी, अब तो 4-5 और भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपकी टीम में आने लायक स्टैट्स तो दिखाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग टीम में दिखाई पड़ रही है, ये बात तो क्लियर हो रहा है। तो कौन से प्लेयर हमारे टीम में होंगे वो तो निश्चित तौर पर टॉस के ही बाद क्लैरिटी मिलेगी। कुछ क्लैरिटी आपको मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। प्लेयर बैटल भी देख लें तो बेन डकेट कलम पार्किंसन को 4 बार विकेट दे चुके, 54 गेंद पर 91 रन बना करके। रेहान अहमद को 2 बार आउट हो चुके हैं, दोनों स्पिनर्स हैं तो स्पिन पर थोड़ा फंसते हैं। लोकी फर्गूसन इनको 1 बार आउट कर चुके हैं सस्ते में। बाकी जोई क्लार्क की बात करें तो ये इनके आंकड़े इंडिविजुअल कुछ बॉलर्स के खिलाफ, जिसमें केवल डेविड विली और कैलम पार्किंसन पर तो अच्छा खेले, लेकिन बाकी लोगों पर आंकड़े, चाहे वो अकील हुसैन हो, लोकी फर्गूसन हो, डिलियन पेनिंगटन हो और मार्कस स्टोनिस हो, सभी पर खराब हैं। और बाकी लिविंगस्टन जो कि स्पिन वैसे भी बहुत अच्छा नहीं खेलते, अकील हुसैन और कैल्विन हैरिसन ने भी इनको 1-1 बार आउट कर रखा है, लेकिन ठीक ठाक रन बनाए उन पर। और इवन बाकी सभी बॉलर पर बनाए हैं। विल स्मिथ की बात करें तो ये भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर थोड़ा फंसते हैं, 4 बार आउट हो चुके हैं डेविड विली पर, वो भी एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ही हैं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं जेकब बीथल, डिलियन पेनिंगटन और डेविड विली पर 1-1 बार आउट हो चुके हैं। बाकी डैन मॉजली के आंकड़े आप देख लीजिए, डेविड विली आपको काफी हाईली दिखाई पड़ेंगे हर मैच, हर एक बैटर के सामने। तो ये चीज तो क्लैरिटी यहाँ पर मिली। और उसी को देखने के लिए कि सामने की टीम कैसी है, आगे हम अगर आप आए ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ तो देखेंगे टॉम बेंटन और मैक्स होल्डन ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। जो रूट इस टीम के अंदर है, सैम हेन इस टीम के अंदर है, एडम होजे हैं, मार्कस स्टोनिस है, डेविड विली है, अकील हुसैन, रेहान अहमद, सैम कुक और लोकी फर्गूसन। और अगर आप जरा सा भी क्रिकेट फॉलो करते हैं ना, इस तरीके का फॉर्मेट
जो 20 ओवर के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हैं कि 100 गेंदों का टूर्नामेंट है उसको भी कह सकते हैं। तो सीधे देख करके ही पता चलता है कि ये टीम उस लेवल की तो दिखाई नहीं पड़ती जो बर्मिंघम फिनिक्स को टक्कर दे पाए, क्योंकि इनके पास अगर आप देख लीजिए T20 स्पेशलिस्ट बैटर्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि टॉम बेंटन है, मैक्स होल्डन कुछ हद तक हैं, या मार्कस स्टोनिस को भी आप मान सकते हैं। लेकिन बाकी सैम हेन हो गए, एडम होजे हो गए, जो रूट हो गए, बैटर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में बहुत तगड़ा नाम आप इनको नहीं मान सकते। हालांकि फिर भी जो खिलाड़ी उनके नाम आप देख पाएंगे, बॉलिंग जरूर लोकी फर्गुसन है, रेहान अहमद है, अकील हुसैन है, डेविड विली है, बॉलिंग अच्छी है इनकी, लेकिन उतनी भी नहीं कि सामने की टीम को टक्कर दे पाए। तो क्लियरली यहीं पर हमको यहाँ पर काफी हद तक पता चल जा रहा है। और बाकी बेंच पर भी इनके नाम देखें तो जॉर्ज लिंडे जो फिलहाल स्क्वाड में तो थे, अभी अवेलेबल नहीं है, तो इन्हीं के यहाँ पर अकील हुसैन आए हैं, इस मैच में खेलेंगे। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन बॉल करेगा उनके भी नाम दे सकते हैं, बेंच के जो नाम थे वो तो आप देख ही पाएंगे। बॉलर्स इनके पास अच्छे हैं, ये बात तो क्लियर है। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे द 100 के अंदर केवल 18 का एवरेज है टॉम बेंटन का, मैक्स होल्डन का 19 का एवरेज है, रूट का भी 14 मैच में केवल 24 का एवरेज है, और इवन सैम हेन का भी 28 का एवरेज, जो कि ठीक ठाक आप कह सकते हैं। दोनों के नंबर्स ठीक ही ठाक है, एवरेज आंकड़े हैं। जो रूट के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। एडम होजे का भी बैटिंग एवरेज 24 का ही है। तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ये लोग देते नहीं कि इनको टीम में लेके जाए या ना जाए। इवन मार्कस स्टोनिस के आंकड़े तो बहुत ही पुअर हैं। और डेविड विली जरूर यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, 29 मैच में 27 विकेट, 349 रन, और हो सकता है कि डेविड विली को प्रमोशन भी मिल जाए बैटिंग ऑर्डर में, ये बात भी काफी हद तक क्लियर है। अकील हुसैन के 9 मैच में 12 विकेट है, निश्चित तौर पर एक अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। रेहान अहमद के देखिए 15 मैच में विकेट केवल 11 है, लेकिन आपको मैं सीधे सीधे इनको डबल टिक के साथ कहूंगा कि कतई मिस मत करिएगा। इसके साथ साथ सैम कुक के 24 मैच में 29 विकेटें हैं, लोकी फर्गुसन के 6 मैच में 6 विकेटें हैं। तो बॉलिंग तो ठीक ठाक यहाँ पर दिखाई पड़ती है, लेकिन इनकी जो बैटिंग है वो मेजर कंसर्न इनको प्रोवाइड करवाती है। और क्लैरिटी हमको देखिए मिल चुका है, यहीं तक आते आते प्लेयरों का नाम देकर के ही पता चल गया था कि ये टीम थोड़ी सी पुअर दिखाई पड़ रही है। बहुत अच्छा दिन हुआ या बहुत खराब दिन हुआ बर्मिंघम फिनिक्स का, तो ही वो टीम हारेगी। और बाकी रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं। और इसके पहले आप ये भी समझ सकते हैं कि आज के इस मैच के अंदर अगर आप अपनी फैंटेसी की टीम बनाएंगे ना, तो जो रूट सभी की टीम होंगे, स्टोनिस सभी की टीम होंगे, डेविड विली सभी की टीम होंगे, लोकी फर्गुसन सभी की टीम होंगे। लोकी फर्गुसन हालांकि कंसिस्टेंट है नहीं, चोट से उबर करके भी आए हैं, अपना सिलेक्शन काफी हद तक जस्टिफाई तो करते हैं। और उसमें डेविड विली को भी लेकर के मैं वही चीज कहूंगा, जो रूट बड़े प्लेयर है, फॉर्म अच्छा लगा हुआ है, इनका भी सिलेक्शन काफी हद तक जस्टिफाइड है। लेकिन मार्कस स्टोनिस का फॉर्म देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, रिसेंटली बहुत ज्यादा क्रिकेट इन्होंने भी खेला भी नहीं है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी टीम है, इनका जो बैटिंग ऑर्डर उसको देखते हुए, और चूंकि ये बॉलिंग भी करके दे सकते हैं ना, तो निश्चित तौर पर इनको भी आप मिस नहीं करेंगे, ये बात भी आपको मैं बता दूं। और निश्चित तौर पर इनके अलावा जो ऑप्शन है, जिसमें एक चीज आपको मैंने क्या कहा था रेहान अहमद को लेकर के, कि बिना किसी डाउट के सीधे टीम में आपको उनको रखना है। और अगर इनका फॉर्म भी देख लीजिए तो वो भी काफी अच्छा है। अकील हुसैन का करियर आपने पीछे देखा था, बहुत ही अच्छा था। आगे आप चल करके पीछे प्लेयर बटन में आपने देखा होगा कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग बहुत अच्छा, सामने की टीम खेलती नहीं, तो ये भी एक अच्छे नाम निकल करके तो आते हैं। और बाकी चाहे टॉम बेंटन हो, मैक्स होल्डन हो, सैम हेन हो और एडम होसे हो, इन चारों में अगर आप देखें तो सैम हेन एक अच्छे फॉर्म में प्लेयर हैं। लेकिन आप सैम हेन को लेकर के जाना चाहेंगे, या उनसे बेटर है कि आप मार्कस स्टोनिस या अकील हुसैन या रेहान अहमद को लेकर के जाएं? मैं तो रेहान अहमद के ही साथ जाना पसंद करूंगा। तो ओवरऑल यहाँ से 5 ऑप्शन ही सेफ हमको दिखाई पड़ते हैं। हालांकि एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि इनके पास बॉलर अच्छे हैं, डेलियन पेनिंगटन है, ठीक ठाक फॉर्म में है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये बात काफ़ी हद तक पक्के तौर पर है। और T20 के या इस तरीके के फॉर्मेट में द 100 में उतनी बेहतर टीम दिखाई भी नहीं पड़ती। हेड टू हेड में देखें तो रेहान अहमद इस टीम के खिलाफ एक मैच खेल करके 3 विकेट ले चुके हैं। हालांकि इसको मैंने अभी देखा, अभी उसके पहले ही आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ कि एक टीम में होने चाहिए। लोकी फर्गुसन को लेकर के आपको कोई डाउट नहीं रखना, हालांकि खेले नहीं। डेविड विली के आंकड़े भी देख लीजिए, 4 मैच में 4 विकेटें हैं, ये भी क्लैरिटी के साथ टीम आएंगे। जो रूट भी आ जाएंगे हमारी टीम में। और बाकी इन चारों के अलावा 5वां किसको लेकर के जाना चाहेंगे? वो सैम हेन भी हो सकता है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं अकील हुसैन भी एक ऑप्शन है, या आप चाहे ट्राई कर सकते हैं सैमुअल कुक को भी, डिपेंड आप पर करेगा पूरी तरह से। मैं फिलहाल अकील हुसैन को प्रेफर करूंगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन वही रहेंगे। इसके बाद वेन्यू का भी डेटा देख लीजिए कि इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेंसेज हैं। तो इस मैदान पर भी आंकड़े आपको बहुत ही ज़्यादा एवरेज, इवन रूट के भी 5 बजे केवल 109 रन है, लेकिन इस मैदान पर ना सैम हेन लगातार अच्छा खेले हैं, जो कि इनका होम ग्राउंड भी रहा है और काफ़ी क्रिकेट यहाँ पर इन्होंने खेली है। तो एक ऐसा डिफरेंशियल ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जिनको या तो आप जो रूट के साथ भी पिक कर सकते हैं, और या तो हो सकता है कि जो रूट को ड्रॉप भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। तो मेरे हिसाब से तो जो रूट और साथ ही साथ यहाँ पर सैम हेन, इसके साथ साथ मार्कस स्टोनिस, डेविड विली और यहाँ पर रेहान अहमद और लोकी फर्गुसन, ये 6 बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिसमें निश्चित तौर पर 6 के 6 प्लेयर तो आप लेके जा नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने की टीम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वहाँ से ही 6 प्लेयर लेने हैं। तो सैम हेन एक डिफरेंशियल ऑप्शन ही रहेंगे, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं जो रूट की भी जगह पर। बाकी एक और चीज़ कर सकते हैं कि मार्कस स्टोनिस के यहाँ पर आप अकील हुसैन को भी लेके जा सकते हैं। ये चीज़ आप अपने रोटेशंस कर सकते हैं अपने हिसाब से।
बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े भी देख लीजिए, इनके बैटर्स की वीकनेस, जिसमें टॉम बेंटन बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर फंसते हैं भाई, 10 बार आउट हो चुका है 184 गेंद पर 194 रन बना करके। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग पर मैक्स होल्डिंग के आंकड़े भी बहुत ही खराब हैं। और अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो पीछे आपको मैंने कहा था कि जो क्रिस वुड और ट्रेंट बोल्ट नाम के 2 ऑप्शन है, उसमें ट्रेंट बोल्ट के साथ क्रिस वुड को लेकर के जाएं टीम सऊदी की जगह पर या नहीं, वो चीज़ यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है। बिल्कुल आप क्रिस वुड को पिक कर सकते हैं। दोनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स जो है ना, वो क्रिस वुड पर भी देखिए 4 बार आउट हो चुके हैं, टॉम बेंटन 74 गेंद पर 68 रन मारा करके 4 बार। और बाकी निश्चित तौर पर ओवरऑल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग तो ये खराब खेलते ही हैं। हालांकि टीम सऊदी एडम मिलने, बेनी हॉवेल भी आपको यहाँ पर बार बार दिखाई पड़ेंगे। और बाकी सैम हैन, ये अगर आप देखें तो इंडिविजुअली ट्रेंट बोल्ट पर 1 बार, लिविंगस्टन पर 2 बार, मिलने पर 1 बार, टॉम हेल्म पर 1 बार काफ़ी सस्ते में आउट हो चुके हैं। और जो रूट भी ट्रेंट बोल्ट, मिलने, सऊदी और बेनी हॉवेल पर सस्ते में आउट होते हैं। हालांकि बोल्ट को अच्छा खेल गए हैं, लेकिन बेनी हॉवेल जिनको लोगों ने पिक नहीं किया है, क्रिस वुड जिनको लोगों ने टोटली इग्नोर कर रखा है, वो 2 बड़े शानदार ऑप्शन निकल करके यहाँ पर समझ में आ चुके हैं। और बाकी के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जबकि ये क्लियर है कि बर्मिंघम फिनिक्स की टीम, मेरे हिसाब से तो आज के इस मैच में उनका बहुत खराब दिन नहीं हुआ, तो वो आज इस मैच को सीधे जीतेगी। बाकी कप्तान है, कप्तान के मार्कस स्टोइनिस और बेंडेगेट 2 सबसे सेफ ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि मैं इन दोनों को ही सजेस्ट नहीं करूंगा कप्तान है, कप्तान बनाने का। कॉमन ऑप्शन आपको यही दिखाई पड़ेंगे। आपके पास ऑप्शन लिविंगस्टन का है, जो रूट भी कुछ हद तक है, जेकब बीथल भी है, और भी ऑप्शन है आपके पास जो आपको मैंने पीछे वीडियो में बताया था, उनको ट्राई कर सकते हो। और फिलहाल के लिए ये स्मॉल लीग की टीम में बना लीजिए। फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट आपको मैं वेदर फोरकास्ट के साथ टेलीग्राम पर दूंगा टॉस के बाद, उसको जाकर के ज्वाइन करिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए, टीम बनाना सीखिए, स्पेसिफिकली ग्रैंड लीग की। स्मॉल लीग की टीम तो आपको मैं देता ही रहता हूँ, शानदार टीम है एक्चुअली, जो कि अभी तक के लगातार मैचेस हम जीत भी रहे हैं। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।